नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर गजानन चारण, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता जूही की कली, उसका व्याख्याखंड, उसका अध्ययन हम करेंगे। उसमें निहित संदेश की बात करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिक काल के छायावाद में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। छायावाद के चतुस्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों का नाम आता है। तो उन्हीं छायावाद के चतुस्तंभ में से एक स्तंभ, एक मजबूत पीलर के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। उनकी ये जूही की कली नाम से रचना, उसका अध्ययन आज हम करेंगे। हमारे विद्यार्थियों ने पहले भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ा होगा। निराला जी छंद मुक्त रचनाएं लिखते हैं और छंद मुक्त में भी एक विशेष प्रकार की लय उनकी रचनाओं में मुक्त छंद होते हुए भी मिलती है। यही उनकी रचनाओं का वैशिष्ट्य है कि वो भाव की दृष्टि से प्रबल तो है ही है, साथ में शिल्प की दृष्टि से भी, लयबद्धता की दृष्टि से भी विशिष्ट हैं। उनको जो पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक नाद सौंदर्य, अलग तरह का एक रिदम बनता है। तो उन रचनाओं को पढ़ने में वो मुक्त छंदी होने के बावजूद भी कर्ण प्रिय लगती है। ये इनकी रचनाओं की विशेषता है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी, जूही की कली दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में, वासंती निशा थी विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। हमारे विद्यार्थी जानते हैं कि जब हम व्याख्या करते हैं तो पहले प्रसंग की, संदर्भ की बात करनी पड़ती है। जूही की कली में से जहाँ से भी आपके, बड़ी रचना है, लंबी रचना है, किसी भी खंड से मैंने कोशिश की है कि एक एक खंड को लेकर के आगे हम बढ़ते जाएंगे। एक एक स्लाइड में एक एक खंड आएगा, तो आपके लिए एक अंतरा यदि परीक्षा में आता है तो इतना आएगा। तो फिर आपको क्या लिखना है, तो आप संदर्भ और प्रसंग तो एक साथ देख लें। वो आपको लिखना है कि जूही की कली, ये कविता छायावाद के महनीय रचनाकार कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। निराला जी ने अपनी कविताओं में जीवन जगत से जुड़ी हुई वस्तुओं का समावेशन किया है। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविता है जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। निराला जी की रचनाओं का वैशिष्ट्य है अलंकार की दृष्टि से मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब होता है प्रकृति के क्रिया व्यापारों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करना। जैसे बादल और धरती को पति पत्नी मानना। ये पति पत्नी वहाँ प्रकृति में तो कहीं किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई संप्रत्यय ही नहीं है, लेकिन मानवीय क्रियाओं में फिर उनको पति पत्नी मानना। फिर बादल के गरजने को, बादल के बरसने को अपनी प्रियतमा धरती के प्रति प्यार बताना। पेड़ पौधे जब हरे भरे होते हैं तो उनको मुस्कुराना दिखाना। हवा जब चलती है तो लगता है कि पेड़ों को सहला रही है। बादल और बिजली जब आपस में आते हैं तो लगता है कि एक दूसरे को वो आलिंगन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मानवीय क्रिया व्यापार कहते हैं, उनको मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। तो जूही की कली में पवन और जूही की कली, तो एक तो कली हो गई, और कली और पवन का, दोनों का, इनका ये मानवीकरण है। नायिका जूही की कली है, यानी जूही की कली जो है वो जैसे कली और फूल, पहले कलियां खिलती हैं फिर फूल बनते हैं, तो वो कली, जूही की कली एक पौधा है उसकी, वो कली है, और उसे नायिका के रूप में चित्रित किया है रचनाकार ने। और पवन है वो उसका नायक है जो प्रेमी है, यानी जूही की कली प्रेमिका है और पवन प्रेमी है। पवन यहाँ उसके पास में नहीं है, जूही की कली अकेली है, यानी नायिका अकेली है, उसका प्रियतम दूर देश में कहीं पर है, उसे छोड़ करके चला गया है। वो मलयानिल पर्वत पर, मलयाचल जो पर्वत है उस पर, मलय पर्वत पे रहता है, इसलिए उस हवा
वो पवन को याद करती है जूही की कली अकेली, और उसी से ये सारी पूरी कविता उसी पर आधारित रहेगी। पृष्ठभूमि को आप समझ लेंगे तो सब कुछ होगा। कवि निराला जी का कहना यह है कि जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, और वो पवन उसे छोड़कर दूर मलय पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है, यानी जूही की कली को अपने प्रेमी के स्वप्न आते रहते हैं कि कब उसका प्रेमी आएगा और उन दोनों का मिलन होगा। दूर मलया गिर पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपने प्रेमिका की याद आती है, पवन को भी ये जूही की कली याद आती है, तो वो अपने प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है, और वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब वह अपनी प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली अपने सपनों में खोई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी रहती है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सुध बुध नहीं रहती है, और वो अपने प्रेमी के स्वागत में उठती तक नहीं है। उसे पता ही नहीं रहता, वो सपने में खोई हुई है, इसलिए उसे पता नहीं लगता कि पवन आ गया, मेरा प्रेमी आ गया। तो उस पवन रूपी प्रेमी को लगता है कि जूही की कली को उसके आगमन का, यानी उसकी प्रेमिका को उसके आगमन का कोई हर्ष नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं हुई, उसे तो मेरा कोई इंतजार ही नहीं था। इस भ्रम में वो आ जाता है। इस आशंका से ग्रसित होकर के पवन जब आता है तो जूही की कली तो सपनों में खोई हुई है, उसी को याद कर रही है, अपने प्रियतम को, पवन को। लेकिन पवन सामने होता है, वो अन्य मनस्क सी बैठी रहती है। ऐसी स्थिति में पवन थोड़ा नाराज हो जाता है, और नाराज होकर के जो सबल होता है वो दंड देता है। इसलिए पवन है वो द्वेलित होता है, नाराज होता है, क्रोधित होता है, और क्रोधित होकर के अपने झोंकों को तेज गति से चलाता है। पवन के झोंके जब तेज गति से चलते हैं तो जूही की कली को उनका आघात लगता है, धक्का लगता है। वो हड़बड़ा करके जगती है, और जगते ही देखती है कि उसका प्रेमी उसके सामने है। वो पवन को देख करके अत्यंत हर्षित होती है और उल्लसित हो उठती है, भाग करके उससे मिलने के लिए लालायित होती है। पवन के सारी स्थिति समझ में आ जाती है कि जूही की कली यानी कि मेरी प्रेमिका जानबूझ करके मेरा स्वागत नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं है, वो मुझसे प्यार करती है। और दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, दोनों का मिलन होता है, दोनों प्रेमी प्रेमिका के रंगों में डूब जाते हैं। इस तरह से ये रचना है, तो इसके भाव को आप समझेंगे तो साथ साथ में एक एक अंतरे का अर्थ भी हमारे समझ में आता रहेगा, और आप उस व्याख्या को बहुत तरीके से कर पाएंगे। ये पृष्ठभूमि है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जूही की कली प्रेमिका है और पवन प्रेमी है। विजन वन वल्लरी पर, विजन वन वल्लरी पर, वल्लरी कहते हैं टहनी, शाखा। निर्जन जंगल में वो वल्लरी एक शाखा टहनी सोती थी, सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। वो एक टहनी, उस टहनी के ऊपर सौभाग्य भरी स्नेह स्वप्न मगन, स्नेह के सपनों में अमल, निर्मल, कोमल, नाजुक, तनु तरुणी, कृष्काय, तनु माने छोटा, तरुणी यौवनवती जूही की कली। ये जूही की कली का वर्णन है, वो प्रेमिका जूही की कली। अब आप जानते हो कली और पुष्प तो टहनी के छोर पर लगते हैं, तो वो टहनी है, जंगल है निर्जन, उसमें वो वल्लरी, बेल, लता, उस बेल के ऊपर वो जूही की कली लगी हुई है। और जूही की कली का कवि वर्णन करता है कि वो जूही की कली सो रही है, सोती थी सुहाग भरी, सौभाग्य भरी, स्नेह स्वप्न मगन, स्नेह के सपनों में मग्न, अमल, निर्मल, कोमल, तनु तरुणी जूही की कली। बंद द्रग बंद किए शिथिल पत्रांक में, आंखें बंद करके शिथिल हो करके पत्र के अंक में सोती है। पत्रांक कहते हैं पत्ता, तो कली तो पत्ते के ऊपर ही सोती है। पत्र का अंक, अंक माने गोद, पत्ते की गोद में सो रही है। ये स्थिति स्पष्ट क्या है, शुरुआत क्या है कि एक जंगल वन है, निर्जन वन, उसमें हवा चल रही है, विजन वन, तो निर्जन वन हो गया, वल्लरी बेल है, लता है, उसके ऊपर वो सौभाग्य भरी जूही की कली सो रही है, आंखें बंद कर रखे हैं, एक पत्ते की गोद में उसने अपने आप को सिमटा के रखा है, सोई हुई है। वासंती निशा थी, वसंत काल की निशा। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन। विरह विधुर,
विरही विधुर, कौन? प्रिया संग छोड़, प्रिया का साथ छोड़ करके किसी दूर देश में था पवन। वो पवन दूर देश में था। उसका नाम क्या है? जिसे कहते हैं मलयानिल। मलय अनिल, अनिल माने पर्वत होता है, मलय तो भले ही मलय पर्वत कह दें, मलयागिरी कह दें, मलयाचल कहते हैं, मलयानिल कह दें, वो मलय पर्वत वहाँ पर वो रहता है। तो पहले अंतरे का अर्थ हुआ कि वन है, वन में एक वल्लरी है, उस वल्लरी के ऊपर एक पत्ते में जूही की कली सोई हुई है, जो निर्मल है, कोमल है, तरुणी है। उसका शरीर देखने से उसकी जवानी, उसके यौवन का पता लगता है। वो स्नेह के सपनों में सोई हुई है। कवि के देखने का तरीका है, रचनाकार की दृष्टि में सौंदर्य होता है। इसलिए निराला जी को लगता है उस वल्लरी में एक प्रेमिका नजर आती है और उसका प्रेमी पवन वहाँ पर है नहीं, इसलिए वो मलय पर्वत पे कहीं पर गया हुआ है। ये पहला अंतरा। आगे देखें। आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या? पवन, उपवन सरसरिता गहन गिरिकानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उससे उसने की केली कली खिली साथ। इधर जूही की कली को याद आता है कि उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है। वो पत्र की अंक में खोई हुई है, सपनों में खोई हुई है, उसके सपने देख रही है, मेरा प्रेमी मेरे साथ हो। और इस तरफ पवन जो मलय पर्वत पर है, आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात। वो वियोग के क्षणों में, विरह के क्षणों में उस पवन को भी अपनी प्रियतमा याद आती है, उससे मिलने की वो घड़ियां याद आती है, बिछुड़ने की घड़ियां याद आती है, वो मधुर बातें याद आती है जो अपनी प्रियतमा के साथ में उसने बिताई थी। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, उसे चांदनी की उज्जवल अर्धरात्रि याद आई जब अपनी प्रियतमा के साथ वो आनंद कर रहा था, केलियां कर रहा था। आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, अपनी कांता माने पत्नी, प्रियतमा, उस प्रियतमा जूही की कली की याद आई जो कंपित कमनीय गात, कमनीय कहते हैं कोमल, सुंदर, सौंदर्य में, वो उसके सुंदर और कांपते हुए शरीर जिसको उसने स्पर्श किया था, वो मुझे याद आया कि उसकी प्रेमिका कितनी कोमल है, कितनी कमनीय है। उससे मिला, उससे मिलन की घड़ियाँ, वो सारी चीज़ें उसे याद आई। और फिर क्या आगे क्या होता है? पवन उपवन सर सरिता गहन गिरिकानन, कुंजलता पुंजों को पार कर। जैसे ही प्रेमिका याद आती है, पवन वहाँ से प्रबल वेग में चलता है। उपवन को, सर को, सरिता को, गहन गिरिकानन को, उपवन माने बाग बगीचे, सर माने तालाब, सरिता माने नदियाँ, गहन गिरिकानन, गहन माने बड़े, गहरे, नीचे, ऊपर पर्वत, गहन गिरिकानन, घने जंगल में, बड़े बड़े पहाड़ों को, कुंज लताओं को, उनके पुंजों को पार करके पवन आता है। यानी कि मलय पर्वत पर जो पवन है, उसे जब प्रेमिका की याद आती है तो वो दौड़ता है और बीच में सागर, नदियाँ, पहाड़, जंगल, कुंज लताएं जो भी आते हैं, उनके झुंडों को पार करता हुआ दौड़ता चलता है अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। पहुंचा जहां उसने की केली, वो वहां पहुंचा जहां उसने अपने कली के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ में काम केलियां की थी। केली माने खेलना, क्रीड़ा करना, प्रेम की लीलाएं जहां पर की थी। कली खिली साथ, वहां पर जहां पर उसने प्रेम लीला की और कली उसके साथ में खिली थी, आनंदित हुई थी। जब प्रेम मिलता है तो कली खिल करके पुष्प बन जाती है, फूल बन जाती है। तो वो कली से मिलने के लिए पवन रूपी प्रेमी आतुर होता है और दौड़ करके वहाँ पहुँचता है, बीच के सारे अवरोधों को दूर करता है। ये प्रेमी प्रेमिका के बीच की स्थितियाँ हैं। प्रेम की पराकाष्ठा यही है कि जब आपको लगता है कि आप अपनों से किसी से बिछुड़ गए हो, तो मिलने के लिए फिर बीच में आने वाली सारी बाधाओं को व्यक्ति कुछ समझता नहीं है। वो उन बाधाओं को धत्ता कहते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच ही जाता है। ये पवन ने ऐसा ही किया और जूही की कली जहाँ थी वहाँ पर वो पहुंच गया। हमने पहले भी देखा, यही कहानी उसी रूप में बढ़ती है आगे। इसलिए मैंने पहले आपको कथा सूत्र बता दिया ताकि रचना का अर्थ आपके सीधा सीधा समझ में आता रहे।
वो वहाँ पे पहुँच गया, पवन वहाँ आता है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस ओर भी जागी इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रा लय बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए। पवन वहां पर प्रेमी पवन पहुंचता है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह तो सो रही थी। हमने पहले भी देखा, सोती थी पत्रांक में, पत्र की गोद में सो रही है, अपने प्रियतम के सपने देख रही है, सपनों में खोई हुई है। सपनों में वो पता नहीं प्रियतम के साथ कहीं डोल रही होगी, आनंद मस्ती मौज कर रही होगी, लेकिन उस सपने में सोई हुई उसका प्रियतम सामने आ गया। जाने कहो कैसे, वो कैसे जान पाती प्रिय आगमन वह, प्रिय के आगमन को कैसे जाने, क्योंकि तो सो रही थी, सपने देख रही थी, सपनों में खोई हुई थी। अतः वो जान नहीं पाई कि उसका प्रियतम उसके पास आ गया। नायक ने चूमे कपोल, और वो सपनों में इतनी मुग्ध थी, इतनी खोई हुई थी कि उसके नायक ने उसके कपोलों को, उसके गालों को चूमा, फिर भी वो सजग नहीं हुई, उसे पता नहीं लगा। बोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, वो वल्लरी की जो लड़ियां थी यानी लताएं, बेल, वो सारी की सारी डोलने लग गई। हवा ने, पवन ने जब अपनी प्रियतमा के कपोलों को चूमा, आलिंगन किया, तो पूरी बेल हिलने लग गई, डोलने लगी, हिंडोल, हिंडे की तरह, झूले की तरह हो गई। फिर भी वल्लरी सपना वैसे ही देखती रही, वो जगी नहीं, उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं जिसके सपने देख रही हूँ वो तो प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास में खड़ा है। वो जाग नहीं पाई, इस पर भी जागी नहीं, इतना होने के बावजूद चूक क्षमा मांगी नहीं। यहाँ जाग जाती और चूक करके क्षमा मांग लेती कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे नायक, मुझे सपना आने लग गया, मुझे आंख लग गई, थोड़ी सी नींद आ गई, मेरी गलती हो गई, आपके आगमन पर मैं आपके स्वागतार्थ द्वार पर नहीं मिली, जगे हुए सजगता के रूप में नहीं मिली। ऐसा होता तो भी यहाँ बात खत्म हो जाती। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। निद्रालस, नींद के आलस में, आलस्यवश, बंकिम विशाल नेत्र, बंकिम तिरछे टेढ़े भौहें, वो तिरछे नैन कटारों को, बड़े बड़ी आँखों को मूंद करके सोती रही, सपने देखती रही। प्रियतम जगाने की कोशिश करता रहा, उसके कपोलों को चूमता है, लेकिन पूरी वल्लरी हिलने के बावजूद भी जूही की कली जग नहीं पाती है। नींद के आलस्यवश, प्रमादवश वो सोती रहती है, अपने तिरछे और बड़े नेत्रों को मूंदे रहती है। किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कवि संभावना व्यक्त करता है, किंवा माने या की, या फिर किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, या तो वो नींद के आलस में थी, और या फिर यौवन की मदिरा पी करके वो मतवाली हो चुकी थी, वो दीवानी हो चुकी थी। उसे अपने प्रियतम के आगमन का कोई भान नहीं रहा। जब नशा हो जाता है व्यक्ति को तो फिर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए उसका प्रियतम उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसी स्थिति उसके साथ में बनी। कौन कहे निर्दय उस नायक से निपट निठुराई की, कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गौरे कपोल गौर, चौंक पड़ी युवती, चकित चितवन निचारों और फेर, हेर प्यारे की सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। यहाँ पर जीवन की एक दृष्टि निराला जी हमारे सामने रखते हैं। जूही की कली रूपी प्रेमिका, क्या होता है, रचनाएं किसी और के माध्यम से कही जाती है, लेकिन कही तो इंसानों को ही जाती है, समाज के उस तबके को कही जाती है जो कहीं न कहीं चूक कर रहा होता है। कवि का लक्ष्य वही होता है। पुरुष और स्त्री के बीच में प्यार की जिन स्थितियों को देख करके पुरुष जहाँ जहाँ परुषता करता है, कठोरता का बर्ताव करता है, जहाँ जहाँ वो हिंसक हो जाता है, जहाँ जहाँ उसे लगता है कि मेरे अहम को ठेस पहुँची है, और वो फिर अहम को ठेस पहुँचते ही बाकी सारी स्थितियों को भूल करके अपनी
कड़वी औकात पे आ जाता है, वहाँ पर कवि संकेत करते हैं। जूही की कली और पवन के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी यही संकेत करते हैं, और वो कहते हैं कि जूही की कली तो बेचारी अपने उस प्रियतम के सपने देख रही थी जो उससे बिछुड़ करके गया है, दूर देश में जाकर के बस गया है। दोष जूही की कली का नहीं, वो तो जहाँ थी वहीं है, और अब भी वो अपने प्रियतम से प्यार कर रही है, उसी के सपने देख रही है। पवन खुद घूमने के लिए मलय पर्वत पे गया था, फिर याद आई तो वहाँ आ गया, और आते ही वो सोचता है कि मेरे ही स्वागत में उसे खड़ा रहना चाहिए था, उसकी अपेक्षाएं हैं। जानबूझ करके जूही की कली न तो सोई है न किसी और के सपने देख रही है, वो तो उसी के सपने देख रही है, अपने प्रियतम के, पवन के। उसके बावजूद थोड़ा सा भ्रम होता है, और भ्रमित होते ही पवन अपनी औकात पे आता है। वो पुरुष वाली औकात, वो अहम की ठेस, वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। उसी उसी भाव भूमि के आकर के कवि क्या कहता है, कौन कहे निर्दय उस नायक से। कवि कहता है उस निर्दय, उस दयाहीन क्रूर नायक से कौन कहे, निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उसको गुस्सा आया और क्रोध में आकर के उसने इतनी निष्ठुरता की, निपट निष्ठुराई, अत्यंत निष्ठुरता के साथ में झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। वो सुंदर और सुकुमार देह को अपने प्रबल झोंकों से झकझोर दिया, हिला के छोड़ दिया, सारा कुछ उसके जीवन को हिला दिया। मसल दिए गौरे कपोल गौर, चौंक पड़ी युवती। सारे गोल गोल कपोल उसके सारे मसल के छोड़ दिए, चौंक पड़ी युवती, युवती चौंक पड़ी। ये दैनंदिन व्यवहार में भी, हमारे परिवारों में भी ये घरेलू हिंसाएं और पारिवारिक झगड़े इसी तरह से होते हैं, ऐसे भ्रम के कारण होते हैं। इसलिए आप लोगों के इस उम्र में, इस वय में, उम्र के इस दौर में इस तरह की रचनाओं को लगाने का कारण है आप अपने जीवन में धैर्य को धारण करें। इस तरह की रचनाओं से ये संदेश लें। रचनाएं पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है कि कविता को आप याद कर लें और किसी मंच से कविता सुना दें। इस कविता के भाव को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें, और अपनी गृहस्थी को, अपने भावी जीवन को सफल बनावें। इस तरह से व्यवहार को, आचरण को बदलें। ये संकेत देता है रचनाकार। वो पवन भ्रमित होकर के, शंकित होकर के, जिसकी प्रेमिका का, जिसकी पत्नी का, जिस नायिका का कोई दोष नहीं है, उसे अपने आक्रोश का शिकार बनाता है, उसकी सारी देह को झकझोर डालता है, सारे उसके गोल सुंदर कोमल कपोलों को मसल डालता है। बेचारी चौंक के उठती है जूही की कली, चौंक पड़ी युवती, चौंकती है। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, अपने आंखों को चारों ओर घुमाती है, फेरती है, चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर देखती है, मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा क्या। हेर प्यारे की सेज पास, और अपने प्यारे की सेज को पास में प्राप्त करती है, या अपनी सेज के पास में प्यारे को प्राप्त करती है, यानी कि पवन को देखती है। नम्र मुखी हंसी, गुस्सा तो उसे भी आया होगा, वो सो रही थी बेचारी, उसे झकझोरा, उसे मसल दिया, उस पर आघात किया गया, क्रोध का शिकार बनाया गया। लेकिन जैसे ही अपने प्रेमी को देखती है, वो कहीं शंकित नहीं होती, वो किसी तरह से आशंकाग्रस्त नहीं होती, उसे कोई भ्रम नहीं होता, और वो नम्र मुख हंसी, वो विनम्र मुंह से हंसती है। अरे मेरे प्रियतम आ गए, अरे मेरा पवन आ गया, मेरा प्रिय आ गया। हंसी, खिली, मुस्कुराने लगी, हर्षित हो गई, उसका अंग अंग हरा हो गया। खेल संग प्यारे, खेल रंग प्यारे संग, और उसने अपने जीवन के सारे रंग प्रियतम के साथ में खेलने को तैयार हो गई, हंस करके उसका स्वागत किया। ये पूरी रचना आप और हम सब के लिए ये प्रेरणा है कि किस तरह से हम अपने जीवन में उन चीज़ों से बचें जो क्रोधवश हमारे सामने समस्या बना करके आते हैं। इसलिए ये संदर्भ मैंने आपको दे दिया है कि बच्चे देख पाएंगे। ये व्याख्या में भी ये थोड़ा सा अंश आप यदि याद कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो ठीक से लिख लें में बच्चे, और आप परीक्षा में भी इस रूप में यदि इसकी पृष्ठभूमि लिख करके आगे की अंतरों का विश्लेषण करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, तो ठीक होगा। विशेष के रूप में आपको लिखना है, इसकी भाषा सरल है, मानवीकरण अलंकार है, नायक नायिका के वियोग का वर्णन है, लेकिन आप इसमें यह भी लिखें
कि वियोग की स्थितियों के बाद में जब संयोग में मिलते हैं तो फिर सारे भ्रम, सारी आशंकाएं दूर हो जाते हैं। इस रचना को आप पढ़ेंगे और अपने जीवन में, अपने आचरण में इससे कुछ संदेश लेंगे तो फिर हमारा ये अध्ययन, अध्यापन कराने का, इस पाठ्यक्रम में रचना को लगाने का उद्देश्य पूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।